अबाउट 12,500 किलोमीटर चला दिया अभी तक। 12,500? मेरी 3 गुना चल चुकी है इससे। जो हमारा मिड वेरिएंट है पेट्रोल व्हीकल्स का, वो वो हमारा तुम्हारा बेस वेरिएंट हाँ, तो वो कि अगर आप रीसेल वैल्यू को देखकर अपनी गाड़ी ले रहे हैं तो आपको ईवी नहीं लेना चाहिए। 20 दिन पुरानी गाड़ी का फ्यूल इंजेक्टर खराब है, और फिर वो सॉल्व कैसे हुआ था ये भूल जाओ। पेट्रोल है, ईवी है, क्या है। अगर नहीं, मैं परफॉर्मेंस तो की बात फिर करो, ईवी में जाऊंगा फिर तो। अगर ये ईवी वाले यही फ्लेक्स करते रह जाएंगे, कल को जब मेरी गाड़ी एकदम सीधी जाएगी ना हाईवे पे और ये चार्जर ढूंढ रहे होंगे। कोई चार्जर खराब निकल गया है वो भी एक सच है भाई, मैं बिल्कुल उस चीज के ऊपर सपोर्ट नहीं दूंगा। अभी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स में बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो भाई लोगों का सबसे बड़ा डाउट आज हम रिजॉल्व करने वाले हैं। लोगों का कहना है कि यार पेट्रोल लें या ईवी लें, तो आज हमने इन दोनों गाड़ियों को आमने सामने खड़ा कर दिया है और आज ये बताने वाले हैं कि एक पर्सन को ईवी लेना चाहिए या पेट्रोल लेना चाहिए। तो अनुरोध भाई, ये पेट्रोल ये असली गाड़ी है, और ये जो तुम्हारी ईवी है वो है टिर्री, जिसको तुम हाईवे पे चलाते कम और चार्ज कहाँ करोगे वो देखते हो। रुक जाओ भाई, अभी दोनों गाड़ी हैं, दिखने में दोनों गाड़ी हैं तो गाड़ी ही हैं। अभी पता चल जाएगा किसकी गाड़ी ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, ऑब्वियसली पेट्रोल। भाई आओ देखते हैं। ईवी वाले अगर हैं तो ईवी वालों को सपोर्ट करो, और पेट्रोल वाले हैं तो पेट्रोल वालों को सपोर्ट करो। मीनवाइल मैं आपको मिलवाता हूँ मेरा दिल अजीज दोस्त सूरज सिंह परिहार, जो कि हमारे साथ आज इस वीडियो में आए हैं क्योंकि हम लोगों ने ये गाड़ियां एक साथ ली हैं। तो भाई आपका कौन सा वेरिएंट है? मेरा है पेट्रोल AMT नेक्सॉन। पेट्रोल AMT नेक्सॉन। भाई मतलब आप दम देख रहे हो आवाज के अंदर, पेट्रोल AMT नेक्सॉन। और वो ली थी मैंने दिसंबर 2025 में। बहुत ही बढ़िया। और मेरा है नेक्सॉन EV एम्पावर्ड प्लस, और मैंने ली है अक्टूबर में, यानी 1 अक्टूबर। मतलब मोस्टली अपनी दोनों गाड़ियों के बीच में सिर्फ और सिर्फ 2 महीने का गैप है। हाँ तो भाई आपने इस गाड़ी को खुल के चला पाया अभी तक? हाँ तो भाई मैंने दिसंबर 25 में ली थी, ऑलमोस्ट 7 महीने हो गए हैं, और मैंने इस गाड़ी को अबाउट 12,500 किलोमीटर चला दिया अभी तक। 12,500? मेरी 3 गुना चल चुकी है इससे। तो आप डेली कम्यूट इसी से करते हो ना भाई? तो मेरा नेचर ऑफ द जॉब अलग है, तो ये रखी रहती है भाई। ये बीच बीच में फ्लेक्स मारेंगे अपनी जॉब का, क्योंकि भाई हमारे पोस्टेड हैं धारचूला में, जो कि नेपाल बॉर्डर पे पड़ता है, इंडिया नेपाल बॉर्डर पर। तो पहाड़ों के बीच रहने वाला आदमी ये फ्लेक्स मारेगा, ठीक है। तो है क्या करें अब? तो क्या ये पर्पस था पहाड़ों की वजह से ही आपने पेट्रोल ली, या फिर नहीं बस पेट्रोल ही लेने का मन था? नहीं, ये पेट्रोल लेने का मन तो मेरा बहुत पहले से था, लेकिन वो एक फैक्टर भी था क्योंकि जो हमारा एक स्ट्रेच है जो रास्ते में पड़ता है पहाड़ों में, आपको CNG ज़्यादा नहीं मिलती है, और ईवी की चार्जेस की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी इतना अच्छा नहीं है जिस रूट पे मैं रहता हूँ। पॉइंट टू बी नोटेड, मतलब मेरे ये बात लिए तो मुझे ऑप्शन भी में, लगती है। हाँ, मेरे लिए ऑप्शन में सिर्फ 2 ही चीज़ थी कि डीजल या फिर पेट्रोल। और डीजल का आप देख ही रहे हैं कि लॉन्गर ड्यूरेशन में वो मेंटेनेंस और बहुत सारी चीज़ें उसमें प्रॉब्लम आ जाती हैं, तो इसलिए मैंने फिर पेट्रोल की तरफ जाना चूज़ किया। और मेरा अगर मैं रीज़न बताऊं तो ईवी इसलिए था क्योंकि मेरी रनिंग बहुत है। मैं डीजल जा सकता था, बट अगेन वही सेम चीज़, जो सेम रीज़न है कि उसमें मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है। प्लस भाई मेरा जो सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ कंसर्न था वो ये था कि डीजल गाड़ी में अपन जैसे सुनते भी हैं कि यार रनिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है, तो पेट्रोल गाड़ी को 12,000 चला दिया है। उनको क्या लगता है रनिंग कॉस्ट सच में ज़्यादा आती है? अब यार रनिंग कॉस्ट वाला फैक्टर तो है, अब तुम लोग जैसे चार्ज कर लेते हो, और रनिंग जो पर किलोमीटर कॉस्ट है वो तो तुम्हारी कम है ही है। अब जैसे मैं ये डिपेंडिंग ऑन दी पेट्रोल रेट्स जो चेंज होते रहते हैं, और अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रेट्स हैं, तो ऑन एन एवरेज हमारी जो गाड़ी है वो आपको एवरेज देगी 15 kmpl का देती है ये ऑन एन एवरेज। जितना मैंने 12,500 में चलाया, तो पहाड़ मिला के, हाईवेज मिला के, सिटी मिला के, तो ऑन एन एवरेज आज तक का जो रहा होगा मेरा वो 15 kmpl रहा होगा। बिल्कुल, उससे ज़्यादा तो नहीं रहा होगा। और मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरा रनिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब मेरा पड़ता है 1 रुपये घर की लाइट पर और 2 रुपये बाहर की लाइट पर। बट काफ़ी सारे फैक्टर्स के ऊपर ये भी डिपेंडेड है। जैसे अगर मैं पेट्रोल की बात करूं तो उसमें E20 आ रहा है, और आप किस टेरेन पे चला रहे हैं उसके ऊपर बहुत मैटर करता है, क्योंकि हो सकता है शायद पहाड़ों में 10 या 12 का एवरेज देती हो। हाँ, पहाड़ों में आपको 10, 11, 12 से ऊपर नहीं जाती है, क्योंकि ये AMT है। और जो हमारा जिस एरिया ऑफ उत्तराखंड में मैं रहता हूँ, तो वहाँ पे एक्सट्रीम माउंटेन टेरेन है। और मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरी तो पहाड़ों में रेंज बहुत कम हो जाती है, सबको ही पता है। बट ये है कि मेरी गाड़ी का एक बेनिफिट है, रेंज अगर कम होती है तो जब मैं पहाड़ों से उतरता हूं ना, तो बैटरी उल्टा चार्ज होती है। हाँ, तुम्हारा है तो हमारा भी है ना, जब हम उतरते हैं तो हमारा भी पेट्रोल कम जलता है ना उस टाइम पे। पेट्रोल कम जलता है, पेट्रोल बढ़ता थोड़ी है। हाँ, बढ़ता नहीं है, लेकिन कम जलता है, तो हमारा एवरेज कभी कभी 13 भी पहुंच जाता है, लेकिन फिर वो बराबर, मैं ऑन एन एवरेज इसलिए 12 बोल रहा हूँ, 11, 12,
क्योंकि फिर जो हिल अप हिल और डाउन हिल जो भी फैक्टर्स रहते हैं तो ऑन एन एवरेज 12 का देती है। तो ठीक है भाई, गर्मी तो बाहर बहुत ज़्यादा हो रही है, तो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करने के लिए हम अंदर चलते हैं। बट एक सबसे बड़ा पॉइंट है कि तुम्हारी गाड़ी में अंदर बैठे या मेरी गाड़ी में अंदर बैठे। किसी में भी बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वो वाला पॉइंट लाना चाह रहा है कि पेट्रोल की रनिंग कॉस्ट ये वो, ऐसा कोई दिक्कत देखो नहीं है भाई, यार। बात तो सच है, अगर इनकी गाड़ी में बैठेंगे और पेट्रोल जलेगा, एग्जॉस्ट चलेगा, ठीक है, और मेरी गाड़ी में बैठेंगे ना तो हाँ, तुम्हारी में बैठ जाते अंदर ही हैं यार, बैठ कोई के दिक्कत बताते हैं, नहीं आ है। जाइए। तो अनुरोध भाई, तुम ये कर तो रहे हो रनिंग कॉस्ट रनिंग कॉस्ट रनिंग कॉस्ट, हाँ। लेकिन तुमने अपफ्रंट भी तो इसमें ज्यादा पैसा पे किया है। कहाँ किया है भाई, दुनिया का सबसे बड़ा क्वेश्चन हो चुका है ये ईवी ओनर्स के लिए कि भाई अपफ्रंट कॉस्ट पे किया, अपफ्रंट कॉस्ट पे किया। तुमने गाड़ी फाइनेंसिंग पे ली है, मैंने भी अपनी गाड़ी को फाइनेंस करवाया है। तुमने डाउन पेमेंट कितना दिया था? 3 लाख रुपए। मैंने भी लगभग 3 लाख ही दिया था। तुम्हारी गाड़ी भी तुम्हारे घर है, मेरी गाड़ी भी मेरे घर है। अब इसमें मैंने पे कहाँ किया है? अगर मैं आज की बात कर रहा हूं तो आज आज थोड़ी मैंने पैसे दिया है, मैंने सिर्फ और सिर्फ अपना एक प्रीमियम बंधवाया है। मुझे मंथ में सिर्फ प्रीमियम ही पे करना है। तुम्हारा? मेरे को भी प्रीमियम पे करना है। लेकिन पेट्रोल भी तो डलवानी है, हर मंथ का तुम्हारा पेट्रोल कंजम्पशन भी तो आता है। हाँ ये तो भाई हमारे पीछे जो आप देख रहे हो वो हमारे एक और अजीज दोस्त हैं, मोमिन। तो इनके पास भी एक डीजल व्हीकल है। तो यहाँ पर ईवी पेट्रोल और डीजल तीनों के ओनर बैठे हुए हैं। तो सूरज, जैसे अभी अपनी बात हो रही थी कि रनिंग कॉस्ट तो है, ठीक है, 12,000 तुमने चला लिया, तुम्हें क्या लगता है कि कितने रुपए पर किलोमीटर तुम्हें पड़ती होगी गाड़ी? तो ऑन एन एवरेज अगर मैं लेके चलूँ तो 7 रुपए कुछ आती है पर लीटर मेरे को किलोमीटर की कॉस्ट। नहीं, 7 क्यों, मतलब जैसे अगर मैं देखूं तो 8 रुपए के आसपास आनी चाहिए। 8 तो ऐसे आएगी ना भाई, देखो अब जैसे ग्वालियर में तो मैं कभी आया मध्य प्रदेश में तो मैंने पेट्रोल डलवाई, और 15 का अगर एवरेज भी दे रही है ये, तो 15 डिवाइड बाय अगर 105 भी कर रहे हैं तो आपको 7 का पड़ रहा है, 105 का अगर लेके चल रहे हैं। ठीक है, बट ये भी तो है कि भाई जो सर्विसिंग कॉस्ट है वो भी तो एक फैक्टर है, वो कहाँ जाएगा? तो मेरे पास मेरे सर्विसिंग कॉस्ट है, ठीक है माना, लेकिन इसमें अब एंग्जाइटी फैक्टर भी तो नहीं है ना मेरे पास। अरे एनजाइटी तो तब तक है ना जब तक आपको जाना है 1,000, आप कितनी, मतलब कितना तो ही हुआ जाके होगा। मैं तो आया हूँ ना 1 हफ्ता पहले। मैं तो मैं 800 भी तो जाता मैं हूँ। एक दिन में 800 किलोमीटर गाड़ी चला के लाया। सुबह 6 बजे चला, शाम को 12 बजे आ गया मैं घर पे, करेक्ट, रात को। करेक्ट। ठीक है, मैंने सिर्फ 15 मिनट का फ्यूलिंग ब्रेक लिया उसमें और आधे घंटे का लंच ब्रेक, दैट्स इट। सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मैंने भी अपनी गाड़ी को 700 किलोमीटर चलाया था, क्योंकि मैं पेरेंट्स के साथ ट्रैवल कर रहा था। तो मैंने वहाँ पर एक घंटे का लंच ब्रेक लिया था, नॉट फॉर द चार्जिंग, बस मैंने खाना खाने के लिए ब्रेक लिया था। उसी ड्यूरेशन में जितनी मेरी गाड़ी चार्ज हुई थी उतनी हुई थी। उसके अलावा मैंने एक टी ब्रेक और लिया था क्योंकि मेरे पेरेंट्स को रिक्वायरमेंट थी, तो उसमें हमने शायद 20 से 25 मिनट का ब्रेक लिया था और मैंने भी 750 किलोमीटर गाड़ी चलाई है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं तो लेकिन तुम्हारे दिमाग में वो डर तो हमेशा रहता ही है ना कि चार्जर नहीं मिला तो रुक जाएंगे, खड़े रह जाएंगे गाड़ी में। यार ऐसा मुझे लगता है कि कई ईवी ओनर्स को लग सकता है, बट अगर आप एक बार ईवी चलाओगे, जैसे तुमने भी हमारे साथ ट्रैवल किया है ईवी में, तुमको लगता है कि अब हमें वो रेंज एंजाइटी रह गई है कि लाओ यार चार्जर ढूंढे वरना क्या होगा? लेकिन फॉर अ पर्सन लाइक मी, मेरे हिसाब से तो मेरे को वो एंग्जाइटी चाहिए ही नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पर हम यहाँ पर एक ईवी ओनर को, हम यहाँ पर एक पेट्रोल ओनर को ईवी में कन्वर्ट करने के लिए नहीं आए हैं। हम बस ये देख रहे हैं कि किन ऑप्शंस के अंदर ईवी व्हीकल रिलायबल है या किन ऑप्शंस के अंदर पेट्रोल व्हीकल रिलायबल है। तो इसमें अगर एक और फैक्टर कंसिडर करें, जैसे कि जिस एरिया में मैं रहता हूँ या ठीक फिर है। जहाँ पे मेरी जॉब लोकेशन है अभी, ठीक है, तो हमें कम से कम नहीं तो 250 किलोमीटर का एक स्ट्रेच है जहाँ पे आपको चार्जिंग स्टेशंस नहीं मिलेंगे, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। करेक्ट, मेक सेंस। ठीक है, तो ओनली डीजल और पेट्रोल गाड़ी वहाँ पे चल सकती हैं। ठीक है, तो वहाँ पर बट एक ऑप्शन ये भी है, जैसे मैं अगर मैं एक नेक्सॉन ओनर हूँ, मैं अगर बात करूँ तो मेरे लिए तो वो 250 किलोमीटर करना टफ है। बट अगर मैं एक यूज बात करूँ, एक जो 500 400 500 किलोमीटर की रेंज की गाड़ियाँ आ रही हैं, वो स्ट्रेच को बहुत आराम से कवर कर सकती हैं। तो ऐसा नहीं है कि ईवी ओनर्स उनको उस डिस्टेंस को कवर नहीं कर सकते हैं बशर्ते। बट हाँ, आई अग्री, इन ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर इतने अच्छे से डेवलप्ड अभी तक नहीं हो पाया है अक्रॉस इंडिया, विच इज़ ट्रू। पेट्रोल आपको इजीली मिल जाती है, हर शायद 1 या 2 किलोमीटर पे एक पेट्रोल पंप आपको अवेलेबल मिलेगा। हाँ, प्लेन्स में आपको मिल जाएगा, पहाड़ों में शायद इतना नहीं मिलेगा। पहाड़ों में हर 30-40 किलोमीटर में होगा, 30-40 50 भी हो जाता है कभी 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 50 भी हो जाता है ना। बट ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर शायद उतने अच्छे से अभी डेवलप्ड नहीं है, दैट इज ट्रू। तो यार एक बात बताओ सूरज, मेरी गाड़ी लेने भी तुम मेरे साथ गए थे, तुम्हारी गाड़ी लेने भी मैं तुम्हारे साथ गया था। जब हमने तुम्हारी गाड़ी डिसाइड की थी, एक पेट्रोल व्हीकल की अगर हमने बात की थी, तो वहां पर हमारा एक बेसिक था कि हमें 360 डिग्री कैमरा तो चाहिए, एटलीस्ट चाहिए। बेसिक क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या सच में ईवी के अंदर फीचर ज्यादा हैं पेट्रोल व्हीकल से?
अब ये कह सकते हो तुम एक बार में, क्योंकि पेट्रोल व्हीकल आपको बेस मॉडल से स्टार्ट हो जाते हैं। ईवी व्हीकल कहीं ना कहीं बेस से शायद ना ही मिले नेक्सॉन में, अगर नहीं, लेने जाए बेस तो। व्हीकल बेस वेरिएंट मिलता है, बट उसके बेस वेरिएंट में भी काफी सारे हाँ फीचर्स हैं। तो जो हमारा मिड वेरिएंट है पेट्रोल हाँ, व्हीकल्स का, वो वो हमारा तुम्हारा बेस बेस, हाँ वेरिएंट तो है, वो तो करेक्ट। ऑब्वियसली उसमें फीचर्स आपके ज्यादा मिल जाते हैं आप तो लोगों को। मतलब तुम्हें लगता है ये बात कि हाँ ईवी गाड़ी के अंदर फीचर्स अच्छे खासे हाँ, मिलते ये हैं? ईवी गाड़ी के अंदर फीचर्स तो रहते हैं, ये तो ठीक है। तो टॉप मॉडल में अगर जाएंगे तो आपको फीचर्स मिल जाएंगे। हाँ, ईवी में आपको जनरली फीचर्स ज्यादा मिल जाते हैं फ्रॉम द बेस मॉडल इटसेल्फ ओनली। लेकिन अमरुद भाई, सारी बातें हो गई, हम्म। प्रैक्टिकलिटी, अपफ्रंट कॉस्ट, ठीक ये है। वो फलान ढिकान। हम्म। अगर ये लेके चलें कि 5 साल बाद अगर मैं अपनी गाड़ी रीसेल करता हूँ हम्म। तो मेरे को कितनी वैल्यू मिलेगी, और तुम अगर बेचने जाओगे तो तुम्हारी कोई गाड़ी कोई खरीदेगा कि भी नहीं खरीदेगा? यार अगर मैं इस पे चाहूँ तो मैं कन्विंस कर सकता हूँ, बट क्योंकि हम ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रहे हैं तो मुझे सच तो बोलना ही पड़ेगा। रीसेल वैल्यू की अगर मैं बात करूँ तो ईवी इज जीरो। कुछ मिल जाती है बट वो कुछ भी जीरो के बराबर होती है, क्योंकि यार 5 साल के अंदर गाड़ी आपकी इतनी पुरानी नहीं हुई होती है। और ईवी की जो गाड़ियां हैं उनमें लाइफ टाइम बैटरी के ऊपर वारंटी जस्ट अभी आना स्टार्ट हुई है, तो रीसेल वैल्यू तो नहीं है। तो 8 साल वाली गाड़ियों में, मतलब जिन बैटरीज में 8 साल की वारंटी आती है तो वो तो खत्म हो जाएंगी। ये विच इज अ ट्रू पॉइंट कि अगर आप रीसेल वैल्यू को देखकर अपनी गाड़ी ले रहे हैं तो आपको ईवी नहीं लेना चाहिए। बट एक फैक्ट मैं बताऊं, ईवी अगर आपके पास, जैसे मेरे पास अगर ईवी है तो मैं इसे बेचूंगा नहीं। मेरी पूरी पूरी कोशिश होगी कि मैं उठा के अपने पेरेंट्स के लिए रख दूं नहीं, जब इसकी एक सर्टेन वो टाइम की बात हो तुम्हारी बात जाएगी। मानी मैंने, लेकिन मेरे पास ये ऑप्शन है। हाँ, आई अग्री। जैसे रनिंग कॉस्ट मेरी कम है तो रीसेल वैल्यू पेट्रोल डीजल आइस इंजन की ज्यादा होती है, इवन सीएनजी की भी ज्यादा हाँ, होती कल है। को मेरे पास ऑप्शन है कि अगर मेरे को दूसरी गाड़ी लेनी है और इसको मेरे को नहीं रखना, तुम्हारे पास वो ऑप्शन नहीं है, तुमको ये नहीं है, रखना ही रखना पड़ेगा। करेक्ट। या तो मुझे रखना ही पड़ेगा या फिर मुझे इसे कम रेट में सेटल करना पड़ेगा, विच इज आगे हेक्टिक फॉर मी। नहीं, और जो सामने वाला खरीद तो आपको एकदम मिनिमम कॉस्ट पे खरीदेगा, बिकॉज एग्जैक्टली। अगर मैं सेकंड हैंड ईवी गाड़ी लेने जा रहा हूँ तो मेरे दिमाग में भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि भाई अब पहले से चली हुई बैटरी खराब तो नहीं हो गई होगी, इसकी रेंज कम तो नहीं हो गई होगी इसकी, है कि नहीं? यार लेकिन उसके लिए तो हम टाटा मोटर्स के सर्विस सेंटर पर जाकर और ये देख सकते हैं ना कि बैटरी की हेल्थ कैसी है या क्या है। यार तुम सर्विस सेंटर की बात तो मुझसे तो मत करो बिल्कुल ही। ठीक यार है, टाटा मोटर के सर्विस सेंटर का इतना नाम बदनाम है, तुम्हारे लिए भी खराब ही है सर्विस। मतलब आप खराब नहीं बोलोगे, लेकिन ये है कि भीड़ बहुत ज्यादा रहती है, टाइम बहुत ज्यादा लगता है। भीड़ तो अच्छी चीज है ना, इसका मतलब गाड़ियां ज्यादा बिक रही हैं। अरे, और लेकिन उस तरह से सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है ना उनका। मतलब पेट्रोल वालों को भी सेम दिक्कत आ रही है जो ईवी ओनर्स को आ रही है। हमें तो ज्यादा लगती है, हमारी सर्विस में भी तो टाइम लगता है, तुम्हारी भी तो सर्विस में भी टाइम नहीं लगता। हाँ, ये एक जो अच्छा पॉइंट है वो हम अभी उसके ऊपर आगे आएंगे, तो आप उसके लिए भी बने रहना अभी। बट मैं ये बोलूंगा कि इम्प्रूवमेंट की जरूरत है बहुत ज्यादा। मैं इनके साथ का एक इंसिडेंट सुनाता हूँ छोटा सा। जब हमने नई नई गाड़ी ली थी, 20 दिन पुरानी गाड़ी का फ्यूल इंजेक्टर खराब है। और फिर वो सॉल्व कैसे हुआ था? तो उन्होंने तुम्हें क्या बोला था, कितने दिन लगेंगे तब वो तुम्हारा पार्ट आएगा? उन्होंने बोला था कि आपको पार्ट ऑर्डर करना पड़ेगा और 15 से 20 दिन लगेंगे पार्ट आने में। ये एक बहुत ही दिक्कत है। फिर हमने उनके ऊपर प्रेशर बनाया, सब कुछ किया, हमने बोला आप अक्रॉस अपने डीलरशिप बात करो, कहीं तो वो पार्ट अवेलेबल होगा। काम मेरा सेम डे हो गया था, मेरा पूरा दिन गया था। लेकिन हाँ, ये है कि अगर हम प्रेशर ना बनाते और ना उनसे इतना बोलते तो शायद फिर मेरे को 15-20 दिन वेट करना पड़ता, अगर मैं पार्ट ऑर्डर करवा के उसके लिए एग्री हो जाता तो। तो भाई टाटा मोटर्स की सर्विस में दिक्कत तो है। तो भाई हमने कर लिया सीट एक्सचेंज, और अब हम इनसे एक बहुत अच्छा और बहुत तगड़ा सवाल पूछने वाले हैं जो जिसके लिए ईवी ओनर फ्लेक्स कर सकता है। और वो क्वेश्चन है, मेरी गाड़ी आपने चलाई है, चलाइए। तो तो उसके हिसाब चलाने के बाद क्या लगता है, क्या मेरी गाड़ी में पेट्रोल गाड़ी ज्यादा परफॉर्मेंस है? हाँ यार, अब वो तो जाहिर सी बात है, आपके में मोटर लगी है, सिर्फ पंजा दबाओ और आपको पावर मिल जाती है। हमारे में आइस इंजन है, हमारे में वो थोड़ा लैग फील होता है हमको पावर डिलीवर होने के लिए। बट स्पोर्ट्स मोड तो तुम्हारे में भी है। हाँ, स्पोर्ट्स मोड है तो स्पोर्ट्स मोड में इंसान कितना ही चलाएगा, मैं सिटी मोड में चलाता हूँ अपनी गाड़ी ज्यादातर। ये बात तो है, खैर मैं भी स्पोर्ट्स मोड में कुछ बहुत ज़्यादा नहीं चलाता हूँ, बट मेरी सिटी मोड के अंदर भी बहुत ज़्यादा पावर आता है, टॉर्क बहुत ज़्यादा है। परफॉर्मेंस के मामले में अगर मैं तुम्हें बोलूँ तो अगर आंख बंद करो, ये भूल जाओ पेट्रोल है ईवी है क्या है, अगर नहीं, मैं परफॉर्मेंस तो की फिर तो बात करो। ईवी में जाऊंगा फिर तो, अगर परफॉर्मेंस है तो। जैसे मैं तो, हमारा जो मैं बता रहा हूँ कि पहाड़ों में अगर मैं गाड़ी चलाता हूँ तो अपहिल जाने में जब मैं एक्सीलेटर पूरा प्रेस करता हूँ तो वो पावर का वो थोड़ा सा लैग है, वो मेरे को फील होता है। शायद मेरी गाड़ी ऑटोमेटिक भी है, शायद इसलिए और फील होता है। लेकिन हाँ, वो चीज़ तो है, वो ईवी में मुझे नहीं फील होता जब भी मैं इसकी गाड़ी चलाता हूँ। और एक पॉइंट और जो मैं बोलूंगा कि ईवी गाड़ी एकदम शांत गाड़ी है, तो जो चलाने में जो थकान जैसे मेरे को अपनी गाड़ी में वो ईवी में आपको बिल्कुल फील नहीं होता है।
मेक सेंस, ये बात सच है कि भाई मैं चलाता हूँ, मेरे लिए 800 किलोमीटर की राइड बहुत कंफर्टेबल होती है, जस्ट बिकॉज इट्स एन ईवी। हाँ, मेरे को 800 किलोमीटर में मतलब इट इज़ ए मतलब लॉन्ग हेक्टिक जर्नी, फटीग हो तो जाता है। फटीग थोड़ा बहुत फील होता है। और ट्रैफिक तो फिर है ही है फिर पूरा का पूरा, इसलिए। तो भाई मैं अगर एक बात बताऊं तो एक पॉइंट ये भी है कि ईवी गाड़ी की सर्विस कॉस्ट बहुत कम आती है और पेट्रोल गाड़ी की सर्विस कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है, जिसमें डीजल की तो बहुत ही ज़्यादा आती है। तो अभी तक 12,000 चलाने में तुम कितनी पेट्रोल कॉस्ट मतलब सर्विस कॉस्ट दे चुके होगे? अभी तो कोई नहीं दी है, बिकॉज थर्ड सर्विस जो होगी इसकी 15,000 किलोमीटर पे होगी, वो होगी मेजर सर्विस, जब इसके ऑयल और फिल्टर वगैरह चेंज होंगे। अभी तो सिर्फ जनरल चेकअप था, एक दो बार अलाइनमेंट करवाया था, तो उसका पैसा लगा होगा, वैसे भी कोई पैसा नहीं दिया बट है। स्टिल अगर वैसे देखा जाए तो 1,000 2,000 3,000। यार अभी मैं सच में नहीं बोल सकता, क्योंकि मैंने भी बिल्कुल दी नहीं है। अभी थर्ड सर्विस में देखता हूँ कितना खर्चा आता है इसकी, ऑयल चेंज और बाकी सारी चीजें। हाँ, लेबर चार्ज तो लेबर कॉस्ट तो खैर तुम्हारे में भी कभी कभी लग जाती होगी। हाँ लेबर कॉस्ट लगती है, बट लेबर कॉस्ट हमारी कम होती है क्योंकि हमारे में जनरल चेकअप है, बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज नहीं होनी है, इंजन के ऊपर काम नहीं होना है, तो लेबर कॉस्ट ही कम आता है। और अगर मैं पेट्रोल की बात करूँ, जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है उसके ऊपर अगर मैं बात करूँ तो एक 8 से 9 हज़ार रुपये का बिल बनता है मेजर सर्विस पर। अभी देखते हैं यार, मेरे को सच में पता नहीं है। तीन। क्योंकि अगर मैं ऑयल ऑयल की बात करूँ तो 5 से 6 लीटर का तो ऑयल लग जाता है, फिर ग्रीस है, फिर देर आर सो मेनी पार्ट्स। अभी एसी फिल्टर चेंज होगा तुम्हारा, सब कुछ होगा, कट टू दैट एसी फिल्टर हमारा भी चेंज होता है, उसका पैसा हमारा भी लगता है, अलाइनमेंट हमारा भी होता है, वो सब कुछ सेम है, सारी चीज़ें वो एग्जैक्टली सेम है। बट जो मेन सर्विस कॉस्ट की बात आती है, मैंने कल ही सर्विस करवाई है और मेरी माइनर सर्विस थी। हमारे में दो सर्विस होती है, एक माइनर सर्विस एक मेजर सर्विस। तो जो मैंने माइनर सर्विस करवाई है उसकी कॉस्टिंग गेस करो मेरी कितनी आई होगी? बताओ, तुम ही बता दो भाई, यार इतना फ्लेक्स कर रहे हो तो। सिर्फ और सिर्फ 1,283 रुपये, मीन्स 1,283, दैट्स इट। ये ईवी वाले यही फ्लेक्स करते रह जाएंगे। कल को जब मेरी गाड़ी एकदम सीधी जाएगी ना हाईवे पे, और ये चार्जर ढूंढ रहे होंगे, भाई चार्ज कर लें, टॉप अप कर लें, ये कर लें, वो कर लें, मैं 5 मिनट में पेट्रोल भरवा के फिर से चलता बनूंगा। तो पहुंच गए क्या? मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। क्या करोगे? अरे तो करने से क्या है, लेकिन मेरे दिमाग में वो स्ट्रेस तो नहीं है। नहीं मैं बट अगर मेरे को सेम डे या फिर 1 घंटे रुक के वहां से फिर वापस आना है, तो मुझे ये नहीं सोचना कि नहीं मुझे चार्जिंग का टाइम अपने दिमाग में अपने ट्रैवल टाइम में ऐड करके नहीं चलना है। बट सिंपल सी बात जहां है। तक जितना ट्रैवल मैंने किया, 38,000 किलोमीटर गाड़ी मैंने चलाई है। वो तो इसलिए ना क्योंकि तुम प्लानर अच्छे हो, तुम सारी चीजें पहले से प्लान करके चल रहे नहीं हो। मतलब काफ़ी इंसिडेंट हुए हैं मेरे साथ जहाँ पर मैंने रन टाइम पे चीज़ें चेंज की हैं या हो भी गई हैं। कोई चार्जर ख़राब निकल गया है, वो भी एक सच है भाई, मैं बिल्कुल उस चीज़ के ऊपर सपोर्ट नहीं दूंगा। अभी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स में बहुत इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, एटलीस्ट इन नॉर्थ तो है। साउथ का मैंने देखा है काफ़ी फैबुलस है, बट स्टिल वहाँ भी थोड़ा और इम्प्रूव किया जा सकता है, बट नॉर्थ में तो है। तो ऐसा मेरे साथ भी सीन हुआ है जहाँ पर मुझे नहीं समझ में आया कि अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कहाँ चार्ज करूँ, हुआ है। बट मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं फंसा हुआ हूँ या इससे मैं निकल ही नहीं पाऊंगा, निकल जाऊंगा। मिल गया है हाँ, चार्जिंग और निकल सस्ती भी जाओगे, पड़ी है। लेकिन देखो निकल जाओगे सब हो जाता है, फिर मरता क्या ना करता वाली सिचुएशन आ जाती है। नहीं नहीं मतलब जनरली मैं करता हूँ 300 किलोमीटर मेरी गाड़ी बहुत, मैं 300 से ज़्यादा नहीं चलाता हूँ उसको एक बार में, एक चार्ज में। तो 300 किलोमीटर में यार तुम एक ब्रेक तो तुम भी लोगे। कभी कभी मैं नहीं लेता हूँ। मैं हर बार लेता हूँ भाई। और एक अगर मैं चीज़ बताऊँ जिस पॉइंट के बारे में मुझे शायद वीडियो की स्टार्टिंग में ही फोकस कर देना चाहिए था, वो ये है कि ईवी गाड़ी में अपफ्रंट कॉस्ट है। अगर आप फाइनेंस करवा रहे हो तो आपको अभी नहीं देना, बट बाद में देना है। हाँ, बट कैसे बच जाती है? एक्स्ट्रा कॉस्ट है बट बचती कैसे है? मैंने अपनी गाड़ी लगभग 38,000 चला दी है, तो इसमें जो मैंने फ्यूल कॉस्ट सेव किया है, अगर मैं उसे कैलकुलेट करूं तो 38,000 किलोमीटर चलाने के लिए अगर मैं 15 से ही डिवाइड कर दूं सीधा सीधा, तो मुझे लगभग 3 लाख का तेल तो चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली क्लोज टू 3 लाख का तो ऑयल चाहिए मुझे, इसमें पेट्रोल डलवाना ही पड़ेगा, सर्विस कॉस्ट अलग लग जाएगी, सब कुछ लग जाएगा। और मेरा अभी अगर मैं बात करूं तो लगभग 70,000 के आसपास का एक्सपेंस आ चुका है चार्जिंग का। होगा, मैं अगर मुझे रिपोर्ट मिल जाती है तो मैं रिपोर्ट्स भी लगा दूंगा यहाँ पर। और रेंज टेस्ट भी मैंने जितने किए हैं उनका भी आपको आई बटन में वीडियो मिल जाएगी। तो वो मुझे भी लगता है कि कॉस्टिंग मैंने बचा ली, मतलब 2.5 लाख रुपए तो मैं अभी तक बचा चुका हूँ। तो जब तक मैं अपनी ईएमआई खत्म करूंगा तब तक मैं इससे पैसे बचा चुका हूँ अगर मैं एक पेट्रोल गाड़ी लेता तो। लेकिन इसमें अगर मैं एक पॉइंट और ऐड करूँ, तो अभी हम बात कर रहे तो जब सारी चीजें हो जाएंगी, पूरी कहानी खत्म हो जाएगी, तो मैं हम्म। अपनी गाड़ी बेच के 2-3 लाख रुपए निकाल लूंगा। हाँ, मेक सेंस। मेरी गाड़ी से मुझे नहीं मिलेगा, 2-3 नहीं, मुझे लगता है शायद ज़्यादा ही मिल जाएगा। डिपेंडिंग की गाड़ी की कंडीशन क्या है, कितने टाइम करेक्ट। में बेच रहा हूँ, मैं मिनिमम लेके चल रहा हूँ कि क्योंकि 2-3 लाख तो कबाड़े में हाँ, भी देंगे तो ठीक ठाक नहीं आ 2-3 जाएगा। लाख तो मुझे भी मिल जाएगा क्योंकि मेरी बैटरी की कॉस्टिंग अगर मैं उसमें देता हूँ, जो रीसेल हमारा चलता है कंपनीज में, अगर मैं उसमें देता हूँ तो मुझे भी 3-4 लाख मिल जाएगा। बट अगेन इट डजेंट मेक सेंस, क्योंकि अगर मैं 17.5 लाख की गाड़ी ले रहा हूँ
और उसका मुझे 3 से 4 लाख रुपए मिल रहा है 5-8 साल बाद, तो इट डजंट मेक सेंस। हाँ नहीं वो तो अरे तो बेच तो मैं भी नहीं रहा हूँ, लेकिन ये मतलब पॉइंट है जैसे बात कर रहे थे तो बस। तो भाई अब हमने बंदे को बैठा दिया ड्राइविंग सीट पर और अब हम इसे कराने वाले हैं स्पोर्ट्स मोड में। Sport drive mode activated. ठीक है, टेस्ट करवाने वाले हैं। ठीक है तो भाई रेडी हो? रेडी, ये देखने के लिए कि स्पोर्ट्स मोड कितना अच्छे से काम कर सकता है। एकदम रेडी। तो 3 2 1 गो। यार इसमें तो जीत गए यार तुम यार, ये गाड़ी में इस चीज में तो है यार, मजा तो है चलाने में। तो भाई देखो, वैसे तो ये गाड़ी भी मेरी है, ये भी मेरी है। लेकिन एक लोगों को क्लियर करने के लिए अगर मैं बात करूं तो जेन्युइनली क्या लगता है सिचुएशन वाइज ईवी अल्टीमेटली अगर मैं देखूं ओवरऑल, तो तुम्हें क्या लगता है शायद फायदा कर जाएगी लोगों को? हाँ नहीं ईवी गाड़ी अगर आप मतलब अगर लॉन्ग रन में देखें, अगर सारी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाता है, बढ़िया हो जाता है, तो ईवी गाड़ी तो बहुत अच्छा ऑप्शन है यार। कल को अगर मैंने बोला जैसे आप लोगों से कि कल को अगर मैं सेकंड व्हीकल प्लान करता हूँ इसके बाद, तो मैं ईवी पे ही जाना पसंद करूंगा अगर होगा तो ऐसा। अब तो गाड़ियां भी अच्छी अच्छी आ गई हैं, सियरा आ गई है, हाँ। XCV9 ही है, बट वो थोड़ी कॉस्टली है। बट हाँ। स्टिल सियरा तो फिर भी मैं कहूँगा काफ़ी अफोर्डेबल है, अगर लोग देख रहे हैं 20+ लाख की गाड़ी, रेंज भी अच्छी खासी मिल जाती है उसमें। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ क्लोजिंग स्टेटमेंट की, अगर इस वीडियो को हमें एक नोट पे एंड करना हो, तो शायद सिचुएशन बेस्ड है। अगर आपको लगता है कि आपको रनिंग कॉस्ट बचानी है या इतनी सारी चीज़ें करनी है, तो आपके लिए ईवी इज़ स्टिल बेटर, बट उसके साथ आपका एक कौन सा आएगा जो है आपका रेंज। अगर आप बड़ी गाड़ी ले सकते हैं 30 लाख तक जा सकते हैं, तो आपका रेंज भी हट जाएगा। और अगर 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 इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता जिस स्टेज पे, जिस स्टेज की हम बात कर रहे हैं, अगर वहाँ अगर एक चार्जर भी होता तो शायद मैं ईवी ले लेता, है ना, क्योंकि बाकी रात में तो घर पे जाके चार्ज हो ही जाएगी, कहीं भी स्टे करूंगा वहाँ चार्ज हो ही जाएगी। लेकिन ये है बस कि बस बहुत हो गई एक्टिंग, बहुत हो गई। ठीक है भाई, तो बात इतनी है कि गाड़ियाँ दोनों हमारी हैं और हमने दोनों ने साथ में ली थी, हमें दोनों गाड़ी चलाने में हाँ मजा तो आता इसकी है। गाड़ी देख के ही मैंने ये टाटा नेक्सॉन पे गया था मैं, वरना हमने तो बहुत सारी गाड़ी देखी थी, बहुत सारी सोनेट देखी थी, बहुत वेन्यू सारी देखी थी। इसकी जो सेफ्टी हो 360 डिग्री कैमरा, करेक्ट, प्लस हम दोनों का इतना प्यार है कि हमने कलर भी सेम हाँ लिया। कलर भी हमने सेम ठीक है, लिया गाड़ी बहुत। हमने सेम ली है, बशर्त ये है इसके यूज केस के ऊपर पेट्रोल सूट करती थी, मेरे यूज केस के ऊपर ईवी सूट करती थी। तो आपकी प्रेफरेंस है, आपके क्या क्या यूज केस हैं उनको आप ध्यान में रखो, और हमारे हिसाब से गाड़ियाँ दोनों ही अच्छी हैं। बहुत बढ़िया गाड़ियाँ यार दोनों यार, कोई दिक्कत फील नहीं, अच्छे अच्छी चलती रहे ऐसी गाड़ियाँ बढ़िया। तो इसी नोट पर हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। टाटा, सी यू, बाय बाय।